हेलो दोस्तों, द जॉब सिलेक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज पढ़ेंगे रासायनिक संयोग के नियम के बारे में, जिसका हमने पहले भी आपका चर्चा कर चुके हैं। रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण में उसी को हम विस्तार से आज पढ़ेंगे। कौन कौन से उसमें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उसमें कौन कौन से आखिर नियम लगते हैं, जिसके द्वारा आप किसी भी रासायनिक समीकरण को या रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं और क्या क्या उसमें प्रक्रियाएं होती हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग का नियम आखिर कहता क्या है? तो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के बीच जो रासायनिक क्रियाएं होती है, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जो भी पदार्थ हमारे प्रकृति में उपस्थित है उसमें कुछ न कुछ प्रकार की हमेशा अभिक्रिया होते रहती है। जैसे हमारे क्या है, शरीर में विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं होते रहती हैं, उसी प्रकार पदार्थों में भी विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं होती रहती है। और उस प्रत्येक अभिक्रिया या क्रिया के लिए कुछ नियमें उनका माध्यम बनती है या उसका आधार बनती है। ठीक है, और ये नियम कौन कौन से होते हैं? तो ये नियम 3, 4, 5 प्रकार के होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम उस नियम के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला रासायनिक संयोग के नियम के प्रकार है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, उसके बाद स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा गुणित अनुपात का नियम। क्या है? गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। उसके बाद क्या है? व्युत्क्रम अनुपात का नियम, यानी लॉ ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसके बाद कौन सा है? गेलुसाक का गैसीय नियम, यानी लॉ ऑफ गैसियस ऑफ गेलुसाक। ठीक है, तो ये सब 4-5 नियम है जो हमारे रासायनिक संयोग के द्वारा के नियम के अनुसार हमें पढ़ने होते हैं, जिसमें पता चलता है कि कौन सा इक्वेशन किसके द्वारा आपका बैलेंस हो रहा है, यानी संतुलित हो रहा है, या फिर कह सकते हो वो उसमें क्या क्या चीजें बराबर होती है उस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्रमानुसार सबसे पहले कौन है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम में इसमें क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। यानी जब भी कोई अभिकारक लेते हैं हम और अभिकारक के द्वारा जो उत्पाद बनता है, तो उस दोनों का जो द्रव्यमान होता है वो अभिकारक और उत्पाद दोनों का द्रव्यमान हमेशा समान होता है। जैसे हमने क्या किया कि अगर मान लीजिए 2 लीटर पानी लिया और 1 केजी चीनी लिया, तो दोनों को हमने मिलाकर देखा तो उस उत्पाद के रूप में भी हमारा वो जितना 3 केजी आपका अभिकारक है, जैसे चीनी और पानी, तो उत्पाद भी आपका कितना होगा? 3 केजी ही चीनी पानी उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होगा। तो वही कहा गया यहाँ पे कि द्रव्यमान का ना तो विनाश होता है और ना ही सृजन होता है। इसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे उस बात को लिखा भी गया है कि इसमें कहा जाता है कि अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर हम 100 ग्राम नमक ले लेते हैं और 50 लीटर पानी लेते हैं, तो उसको भी हम मिलाकर देखेंगे तो उसका वैल्यू जितना अभिकारक का होगा उतना ही उत्पाद का होगा। तो हमेशा इसी बात को फिर लैंडोल्फ ने क्या प्रयोग किया था इसके बारे में, तो इस नियम को हम द्रव्य अविनाशिता के नियम से भी जानते हैं। किस नियम से? द्रव्य अविनाशिता के नियम से। किसको? द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हम द्रव्य अविनाशिता के नियम को से भी जानते हैं, लॉ ऑफ इनडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। इसके अनुसार उसने क्या किया था लैंडोल्फ ने कि किसी पात्र या बीकर में अभिकारकों को भर दिया। मान लीजिए 2 बीकर ले लिया, उसमें अभिकारकों को डाल दिया और उन दोनों पात्रों में फिर क्या किया, जब दो अभिकारकों को अलग अलग पात्रों में लेकर फिर उसे एक दूसरे में मिला दिया, उसके विलयनों को एक दूसरे में मिला दिया। तो देखा गया इसके द्वारा, लैंडोल्फ के द्वारा, कि आपका जो अभिकारक का पहले जो द्रव्यमान था वो उत्पाद में इन दोनों विलयनों को मिलाने के बाद भी उसका वजन समान आता है, यानी इस द्रव्यमान में कोई परिवर्तन
नहीं होता है, तो उन्होंने इस द्रव्य अविनाशिता के नियम को और द्रव्यमान संरक्षण के नियम को दोनों को समान कहा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या क्या होगा। तो लिया गया है पहला एग्जाम्पल में कि 3 ग्राम किसी x का विलयन है, किसी x कोई पदार्थ है उसका विलयन है। x के बदले हम यहाँ a भी लिख सकते हैं या कुछ भी आपका कांस्टेंट राशि, एक कांस्टेंट आपका क्वांटिटी ले सकते हैं। उसके बाद 9 ग्राम आपका y विलयन हो गया। दोनों को, ये दोनों क्या है आपका अभिकारक है, ये दोनों आपका रिएक्टेंट है, और इन दोनों को जब हम मिलाया गया यानी मिक्स किया गया तो यहाँ पे क्या हो गया 12 ग्राम XY का विलयन बना, यानी यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, दोनों मिलकर कितना बना 12 ग्राम XY का विलयन बना मेजर करने के बाद। यानी उसको जब वेट किया गया तो दोनों का मास कितना निकला आपका 12 ग्राम। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला के द्वारा बताया गया, एक जिसमें 2 कंपाउंड लिया गया है, यौगिक लिया गया, तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और दूसरा पोटेशियम क्लोराइड। पहला क्या है सिल्वर नाइट्राइट और दूसरा क्या है पोटेशियम क्लोराइड। तो प्रोडक्ट क्या बना पोटेशियम नाइट्राइट और सिल्वर क्लोराइड। तो यहाँ पे K कितना है 1 है, तो यहाँ पे भी K 1 है, Cl 1 है तो Cl 1 है, Ag 1 है तो Ag 1 है, NO3 आपका इतना अमाउंट, आपके पोलिटोमिक आयन है इतना है तो ये भी इतना ही है। तो हमें कहा गया है इन दोनों का द्रव्यमान और इन दोनों का द्रव्यमान जितना होगा वो इस प्रोडक्ट में बने जो उत्पाद बना है उसका द्रव्यमान के बराबर होगा। तो Ag पे चार्ज कितना होता है, तो Ag पे चार्ज प्लस होता है, NO3 पे 1 माइनस होता है, K पे 1 प्लस चार्ज होता है, Cl पे 1 माइनस चार्ज होता है। फिर इसी तरह K पे 1 प्लस चार्ज होता है, NO3 पे 1 माइनस, Ag पे 1 प्लस और Cl पे 1 माइनस। तो हम ऐसे आपका किसी भी चीज में आप क्या बनाते हैं एक रासायनिक अभिक्रिया या इक्वेशन बनाते हैं। अब दूसरा एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 और NaCl यानी सोडियम क्लोराइड जिसको हम नमक भी बोलते हैं। ठीक है, इसका जब अभिक्रिया कराया गया तो इसमें भी वही NaNO3, इसको चिली सॉल्ट पीटर बोलते हैं, NaNO3 को चिली सॉल्ट पीटर। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण यौगिक के नाम वाले वीडियो को अगर देखना हो तो हमारे प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, आप उसे जाकर वहां देख सकते हैं। इसे हम चिली सॉल्ट पीटर कहते हैं और AgCl को हम हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का भी क्या बना आपका प्रोडक्ट में जो उत्पाद बना इसका द्रव्यमान और इस अभिकारक का द्रव्यमान दोनों समान है। उसी प्रकार BaCl2 Na2SO4 सोडियम सल्फेट ये बना उत्पाद के रूप में BaSO4, तो ये अवक्षेप बनता है। कैसा बनता है अवक्षेप के रूप में बनता है। और ये सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्या है आपका नमक है। तो दोनों का जब आप देखोगे आपका जब वजन करोगे तो इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान दोनों का बराबर आएगा। तो कहा गया है वही चीज कि द्रव्यमान हमेशा ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ, यहाँ पे आपका बीकर लिया गया है और यहाँ पे लिया गया आपका AgNO3 और यहाँ पे लिया गया है NaCl। तो दोनों को जब हम क्या कि अलग अलग बीकर में लिया गया, जैसे ही हम मिक्स करेंगे और हो सकता है मिक्स करने के दौरान कुछ उष्मा भी निकलती हो, उष्मा निकलने के दौरान तो क्या होगा उस उष्मा को हम एक कॉर्क की सहायता से, जो कॉर्क लगा होगा, मान लो हम इसको इसमें मिला रहे हैं तो एक कॉर्क यहाँ पे लगाते हैं जिसमें क्या हो आपका गैस इकट्ठा हो जाए और उस गैस के साथ हम इन तीनों का अगर मिक्सचर करें तो वो फिर वो द्रव्यमान भी इस दोनों के द्रव्यमान के पहले वाले द्रव्यमान के बराबर आएगा। सेम कंडीशन इसमें भी है AgNO3 और KCl में भी कि अगर इस मान ले इस वाले ये वाला आपका जो प्रखनली है बीकर है, इसमें से हम क्या, ये तो बीकर है और ये आपका टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब से हम क्या करें अगर AgNO3 को हम KCl में मिला दे तो ये भी आपका क्या होगा कुछ गैस निकलेगा। तो उस गैस को हम कॉर्क की सहायता से यहाँ पे लगा देंगे कुछ ऐसा जिसमें वहां पे गैस इकट्ठा हो जाए और ये वाला टोटल हम मिक्सचर और ये गैस दोनों का अगर मेजर करें तो वो पहले वाले जो अभिकारक है KCl जो AgNO3 उसके द्रव्यमान के बराबर उत्पाद के द्रव्यमान आएंगे। तो आगे हम कौन कौन सा पढ़ेंगे स्थिर अनुपात का नियम और गुणित अनुपात का नियम। लेकिन आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। तो जॉब्स जंक्शन चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।